नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज विशेष में हम बात करेंगे 16वीं लोकसभा की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। ये इस नजरिए से भी ऐतिहासिक था कि 30 साल बाद केंद्र में किसी पार्टी को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। 16वीं लोकसभा के दौरान कई ऐसे पड़ाव आए जिनका देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। 16वीं लोकसभा में कुल 17 सत्र हुए। आखिरी सत्र 13 फरवरी 2019 को खत्म हो गया। मौजूदा लोकसभा के दौरान लोकसभा से कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए जो आर्थिक सुधार के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुए। साथ ही सामाजिक प्रभाव डालने वाले विधेयकों को भी पारित किया गया। काले धन पर लगाम और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कानून बनाए गए और पुराने कानूनों में संशोधन भी किए गए। आज हम विशेष में 16वीं लोकसभा के सफर पर एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। सोलहवीं लोकसभा का आखिरी सत्र खत्म हो गया है। 16वीं लोकसभा की पहली बैठक 4 जून 2014 को हुई थी। 16वीं लोकसभा में कुल 17 सत्र हुए जिनमें 331 बैठकें हुई। इस दौरान लोकसभा से 205 सरकारी विधेयक पारित हुए। 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 के बीच 9 चरणों में हुए। 16 मई को आया परिणाम ऐतिहासिक रहा। बीजेपी पिछले 30 वर्षों के दौरान लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनकर उभरी। यानी 30 साल बाद 2014 में किसी पार्टी को अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल हुआ। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की बात करें तो ये आंकड़ा 330 सीट से पार कर गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी और कांग्रेस गोत्र नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सदस्यों में से 62 महिलाएं हैं। इस लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.23% है। देश के इतिहास में लोकसभा में महिला सांसदों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में 58 महिला सांसद चुनकर पहुंची थी। 16वीं लोकसभा का गठन 18 मई 2014 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 4 जून 2014 को हुई थी। कुल मिलाकर आज तक इसमें 331 बैठकें हुई। 16वीं लोकसभा के दौरान कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। 13 फरवरी 2019 को खत्म हुए बजट सत्र को मिलाकर 16वीं लोकसभा में कुल 17 सत्र हुए। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से 11 जून 2014 तक चला। वहीं आखिरी यानी 17वां सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2019 तक चला। सबसे ज्यादा बैठकें लोकसभा के चौथे सत्र में हुई। 23 फरवरी 2015 से 13 मई 2015 तक चले चौथे सत्र में कुल 35 बैठकें हुई। 16वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे कम 6 बैठकें हुई थी। चौथे सत्र में सबसे ज्यादा 242 घंटे से ज्यादा कामकाज हुआ। अगर अवरोध से कामकाज में बाधा की बात करें तो 14वें सत्र में सबसे ज्यादा 127 घंटे 45 मिनट बर्बाद हुए। 14वां सत्र 29 जनवरी 2018 से 6 अप्रैल 2018 तक चला। पहले सत्र में सिर्फ 16 मिनट बर्बाद हुए थे। वहीं 8वें सत्र में समय की कोई बर्बादी नहीं हुई थी। और इन 16वीं लोकसभा में 17 सत्र हुए। 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ।
और औसतन हम देखें तो करीब 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान कई सत्र में सूचीबद्ध कामकाज को निपटाने के लिए लोकसभा की कार्यवाही तय समय से ज्यादा देर तक चली। इस मामले में 23 फरवरी 2015 से 13 मई 2015 तक चले चौथे सत्र में सदन की कार्यवाही कुल मिलाकर सबसे ज्यादा करीब 56 घंटे देर तक चली। पूरे 16वीं लोकसभा की बात करें तो इसके 17 सत्र में 215 से ज्यादा सरकारी विधेयक पेश किए गए और 205 सरकारी विधेयक पारित हुए। चौथे सत्र में सबसे ज्यादा 24 विधेयक पारित हुए, वहीं 11वें सत्र में 23 विधेयक पारित हुए। 15वें सत्र में 20 विधेयक पारित हुए, 16वें सत्र में 14 विधेयक पारित हुए, जबकि आखिरी और 17वें सत्र में 5 विधेयक पारित हुए, जबकि 10वें सत्र में सबसे कम 4 विधेयक पारित हुए। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में इस कार्यकाल में हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का ही वो गौरव का काल है और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। 16वीं लोकसभा में 6,460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिसमें से 1,178 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। बाकी तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। इसके अलावा 73,405 अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। 16वीं लोकसभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 23,808 पत्र सभा पटल पर रखे। सदस्यों ने 6,244 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए। सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 4,718 मामले उठाए। नियम 193 के अधीन 33 अल्पकालिक चर्चाएं हुई। वहीं स्थायी समितियों ने 730 रिपोर्ट पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कमीशन बनाने वाला विषय हो। साल 2014 में गठित 16वीं लोकसभा कई मायनों में खास रही। इसके गठन के बाद से सदन में जहां कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, वहीं 5 साल के दौरान संसद में कई अहम वाकये भी हुए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, अविश्वास प्रस्ताव और आर्थिक सुधार के मुद्दों समेत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में अपनी राय रखी। आइए एक नजर देखते हैं 16वीं लोकसभा के दौरान संसद में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि लोकतंत्र के मंदिर में भारत के आम लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। समय के साथ साथ उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए ताकि जमीनी स्तर पर कर सुधार की कोशिश बीते 2 दशक से चल रही थी, लेकिन जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कराना आसान नहीं था। यूपीए सरकार ने कोशिश की, लेकिन जीएसटी कानून पारित नहीं हो सका। आखिरकार मौजूदा एनडीए सरकार ने मई 2016 में संविधान संशोधन एक्ट पारित कर जीएसटी की राह खोल दी। 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद जीएसटी से न केवल व्यापार करने में आसानी हुई, बल्कि सरकार के राजस्व में इजाफा के साथ ही टैक्स चोरी पर भी लगाम लगा। जीएसटी को सरकार और कई अर्थशास्त्रियों ने आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया। इसके लिए आधी रात में संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने देश में जीएसटी लागू किया। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं।
जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। इससे पहले 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री ने देश में नोटबंदी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट प्रचलन से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री ने इसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ मुहिमों में बड़ा कदम बताया। 16वीं लोकसभा के दौरान ही सरकार ने देश का बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू की। साल 2017-18 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस साल का अंतरिम बजट भी 1 फरवरी को ही पेश किया गया। बजट से जुड़ा सरकार का एक और कदम संसद में यादगार रहेगा। 21 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ लाने का ऐलान किया। इससे पहले संसद में आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश किए जाते थे और ये परंपरा पिछले 92 सालों से चली आ रही थी। सरकार पर कई बार सांप्रदायिकता के आरोप लगे, जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि सरकार का एक ही धर्म है, सबसे पहले देश। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश संविधान के दायरे में चलेगा। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। इस संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। पिछले साल जब जुलाई में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो भारी बहुमत से गिर गया। 11 घंटे की लंबी बहस के बाद सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन में कुल 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 जबकि विरोध में 325 वोट पड़े। नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। 16वीं लोकसभा के दौरान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया, जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। देश के कई राज्यों ने सवर्ण आरक्षण का कानून प्रदेशों में लागू कर दिया है। 3 तलाक का मुद्दा भी 16वीं लोकसभा में छाया रहा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया। बिल के कुछ बिंदुओं पर विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में 28 दिसंबर 2017 को 3 तलाक बिल पास किया गया, जिसमें 3 तलाक को आपराधिक माना गया है। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते अब तक राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो सका है। हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पोर्ट्रेट लगाया गया। इन सब के अलावा 16वीं लोकसभा के दौरान आयोजित सत्रों में सामाजिक आर्थिक सुधार और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो 16वीं लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने आम लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की पुरजोर कोशिश की। इस दिशा में लोकसभा से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें से कई विधेयक आर्थिक सुधार से जुड़े थे तो कुछ विधेयक सामाजिक सुधार से। 16वीं लोकसभा के दौरान 219 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 205 सरकारी विधेयक पारित हुए। साथ ही 9 सरकारी विधेयक वापस लिए गए। इस दौरान लोकसभा में 1117 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी पेश किए गए। 16वीं लोकसभा के दौरान ऐसे कई कानून बने जिन्हें देश में आर्थिक सुधार के लिहाज से ऐतिहासिक और बड़ा कदम कहा जा सकता है। सबसे खास है जीएसटी से लागू करने से जुड़ा कानून। देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदलने के लिहाज से जीएसटी से जुड़ा 122वां संविधान संशोधन विधेयक को संसद से अगस्त 2015 में पारित कराया गया। यह संविधान में 101वां संशोधन था। इससे जीएसटी के रूप में देश में नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने का रास्ता साफ हुआ। एक ऐसा विधेयक था जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ने ही अपने कर से जुड़े तमाम अधिकार एक अलग बॉडी को सौंप दिया, जिसको हम लोग जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। और जीएसटी काउंसिल के तर्ज पर अब बात ये चलने लगी है कि क्या बाकी क्षेत्रों में भी कुछ इसी तरीके से केंद्र और राज्यों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। तो ये एक ऐसा विधेयक है जो कि कई मामलों में, कई क्षेत्रों में, जिसको हम कहते हैं कि उसके उदाहरण पेश कर रहा है। आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पारित होना। मई 2016 में इसे संसद में मंजूरी मिली। बैंकिंग व्यवस्था में ढांचागत सुधार करने के मकसद से 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए एनपीए मामलों में जल्द कार्रवाई से 2018 में उद्योगपतियों से बैंकों ने करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की। बीते 2 वर्षों में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कीमत में फंसी हुई संपत्तियों का निस्तारण किया गया। पहले क्या हो रहा था कि जो भी अपराधी अपराध करके देश छोड़ करके चला जाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होता था। और दूसरा एक चीज क्या था कि वो जो उसने अपराध से जो कुछ भी कमाया है केवल उसी को जब्त किया जाता था। और तीसरी बात थी कि केवल देश में जो संपत्ति होती थी उसे जब्त की जाती थी। लेकिन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल के पास होने के बाद विदेशों में भी संपत्तियां जब्त करने का रास्ता आसान हुआ। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कानून बनाए गए और पुराने कानूनों में संशोधन भी किए गए। भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिहाज से भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून बेहद महत्वपूर्ण है। जुलाई 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। इसके जरिए धोखाधड़ी कर देश से भाग जाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में मदद मिली है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। 1988 के मूल कानून को संशोधित कर पहली बार रिश्वत देने वाले को भी सजा के दायरे में लाया गया। कानून में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया गया। इसके तहत सजा की अधिकतम अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया गया। न्यूनतम 6 महीने के बजाय 3 साल किया गया। बेनामी लेन देन प्रतिषेध संशोधन कानून में 28 साल बाद संशोधन कर इसे सख्त और प्रभावी बनाया गया। इसमें बेनामी लेन देन की परिभाषा में संशोधन किया गया। नए कानून के तहत बेनामी लेन देन साबित होने पर 7 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया। 16वीं लोकसभा के दौरान ही आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया। इसके लिए शीतकालीन सत्र में ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 लाया गया। लोकसभा से यह विधेयक 8 जनवरी को और राज्यसभा से 9 जनवरी को पारित हुआ। विधेयक के पारित होने के बाद संविधान में ये 103वां संशोधन है। इसके जरिए सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक है जो 10% जो गरीबों को आरक्षण देने की बात है। ये जो संविधान में संशोधन हुआ ये भी इस 16वीं लोकसभा की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे आरक्षण की पूरी व्यवस्था जो है उसमें हमने एक बड़ा बदलाव देखा। और पहली बार हमने ये सुना कि क्या हम सवर्णों को भी जो है हम वो आरक्षण दे सकते हैं या नहीं, उसका रास्ता भी साफ हुआ।
16वीं लोकसभा के दौरान एनडीए सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही तय करने के लिए कानून बनाया। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के मकसद से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट विधेयक पारित किया गया। मार्च 2016 में दोनों सदनों से इस विधेयक को मंजूरी मिली। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा हो ताकि ग्राहक को तय अवधि में घर मिल सके। देरी होने पर जुर्माने तक की व्यवस्था की गई। सामाजिक सुधार की दिशा में एनडीए सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। इसमें बलात्कार से जुड़े मामलों में सख्ती का प्रावधान किया गया। विधेयक में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के मामलों में न्यूनतम 20 साल और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। सरकार ने एक बार में 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत को गैर कानूनी बनाने के लिए विधेयक लाया। लोकसभा से 3 तलाक से जुड़ी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को 27 दिसंबर 2018 को मंजूरी भी मिल गई। हालांकि राज्यसभा से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने अध्यादेश के जरिए 3 तलाक को अपराध घोषित करने का प्रावधान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद जब मई 2014 को बीजेपी संसदीय दल और सहयोगी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने संसद भवन की जमीन पर झुककर प्रणाम किया। संसद भवन के इतिहास में उन्होंने ऐसा करके सभी सांसदों के लिए उदाहरण पेश किया। 16वीं लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। आइए देखते हैं संसद में दिए उनके भाषणों के कुछ मुख्य अंश। जब देश में पहली लोकसभा का गठन हुआ, सभी सदस्य पहली बार आए थे। उसके बाद कई लंबे अरसे के बाद ये ऐसे सदन का गठन हुआ है जिसमें करीब 315 सदस्य पहली बार आए हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुरानी कई परंपराओं को छोड़ करके भी अच्छी नई परंपराओं का आरंभ करते हुए विश्व जिस लोकतंत्र के प्रति आशा की नजर से देख रहा है, वैसा एक नया रूप विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर इस सदन को प्राप्त हुआ है। पुरानी महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये जो नया रक्त आया है, नई ऊर्जा आई है, वो अपने आप में विश्व के सामने एक सशक्त लोकतंत्र उसको प्रस्तुत करने का अवसर यह सदन से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने बार बार भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील की और इसके लिए कई अहम कदम भी उठाए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करे, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं और हम तो मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। सरकार ने देश की सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं किया। पाकिस्तान जब अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे उसकी भाषा में समझा दिया कि भारत से उलझने की कीमत क्या होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय को
कोई मुझे पूछता नहीं है। नोटबंदी में तो पूछता है कि मोदी जी सीक्रेट क्यों रखा, कैबिनेट को नहीं बताया, ऐसा पूछ। कैबिनेट को भी नहीं बताया, बोले कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक आपकी मुसीबत ये है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती किसानी को लाभदायक बनाने पर भी काफी जोर दिया है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल रहे, वो कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही, ये सबका दायित्व है। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। और उस संकल्प, आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिल करके अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं। तो विशेष में आज मेरे साथ इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। नमस्कार।